हर साल जब बजट आता है तो लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया इस बात का इंतज़ार होता है। हर इंसान अपनी सोशल मीडिया पर, चाहे गूगल पर, चाहे न्यूज़पेपर के ज़रिए, चाहे न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए अलग अलग तरीके से ये जानने की कोशिश करता है कि किन चीज़ों का दाम बढ़ा और किन चीज़ों के दाम में कमी आई। मगर बहुत कम लोगों का ध्यान होता है कि सरकार ने इन चीज़ों पे कितना खर्चा किया। अब ये क्या है? ये है टूरिज्म, यानी कि देश में सरकार ने टूरिज्म के डेवलपमेंट पर कितना खर्चा किया। अब आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, टूरिज्म तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो डिफेंस है हमारे लिए, ज़्यादा हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मगर जब हिंदुस्तान में हम अलग अलग रिसोर्सेज की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबसे बड़े रिसोर्स को अपने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो आप सब मानेंगे कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटीज़ में से एक है। हिंदुस्तान में जितनी डाइवर्सिटी है, जितना ज़्यादा वेरिएशन है कल्चर का, आर्ट का, नेचर का, उतनी पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। हमारे यहाँ जितनी लैंग्वेजेस हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने तरह तरह के लोग हैं, शायद पूरी दुनिया में आपको एक देश के अंदर उतना वेरिएशन कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक दिन में ही -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, और हमारे पास इसी देश में वैसी भी जगहें हैं जहाँ उसी वक्त 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है हिंदुस्तान का, इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है? टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करके। और टूरिज्म ऑलरेडी हिंदुस्तान की जीडीपी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। आप ये देखिए, 10% ऑफ इंडिया जो टोटल जीडीपी है वो इनडायरेक्टली टूरिज्म के थ्रू ही आती है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी टूरिज्म सेक्टर 80 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और ये न्यूयॉर्क जो है ना, उसकी पॉपुलेशन के 2 गुना है। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को एक बेहतर स्थान पर पहुंचाने के लिए। इसके अलावा टूरिज्म जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। जब हम बोलते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है या फिर संसाधन नहीं है, तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम डेवलपमेंट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम भी उठा रही है, लेकिन हमें अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस से उभरने की ज़रूरत है। तो पहले कुछ देखते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो सचमुच में टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, खासकर हिंदुस्तान में। तो पहला उसमें से फैक्टर है कनेक्टिविटी। सरकार ने भले ही आज भी बहुत सारे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बना दिए हैं, मगर हिंदुस्तान में आज भी ट्रैवल करना उतना सस्ता नहीं है। खास करके अगर कोई फॉरेनर हिंदुस्तान में आ रहा है बाहर गाँव से, उसके लिए आज भी ट्रैवल एक महंगी चीज़ है हिंदुस्तान में, क्योंकि रोड्स की कनेक्टिविटी हिंदुस्तान में उतनी अच्छी तरह से नहीं हुई है। खास करके हमारे देश के सबसे सुंदर इलाकों में से जो एक है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आज भी हिंदुस्तान के सबसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में से एक है। नॉर्थ ईस्ट में आज भी उतने एक्सप्रेसवेज और उतने हाईवेज नहीं बने हैं। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, नॉर्थ ईस्ट की पूरी जीडीपी जो है सातों स्टेट्स की मिला के, 7 सिस्टर्स की, वो है $90 बिलियन, और मुंबई की अकेले की जीडीपी है $260 बिलियन। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की जीडीपी जो इतनी ज़्यादा कम है, ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज का, वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर हम टूरिज्म सेक्टर को अच्छे से प्रमोट करें तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा जीडीपी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता है टूरिज्म वहाँ का। मगर उसके लिए हमें रोड्स की कनेक्टिविटी और ट्रेन्स की कनेक्टिविटी को और बुलंद करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा अगला फैक्टर क्या है? अगला फैक्टर है हिंदुस्तान में होने वाले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अलग अलग तरीके के फ्रॉड, जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज भी इंडियन सोसाइटी में। हम इंडियंस तो कहीं ना कहीं उस तरीके के फ्रॉड से बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि ये हो सकता है, मगर जब कोई बाहर देश से हमारे यहाँ आता है तो उसे इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। इसके कारण भी हमारे यहाँ टूरिज्म सेक्टर में शायद उस तरीके की ग्रोथ नहीं हो पा रही है जिस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सिक्योरिटी इश्यूज। आज भी हिंदुस्तान एज अ कंट्री विमेंस के लिए उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। विमेन क्या, रात को 12-11 बजे के बाद देश के कुछ हिस्सों में अगर आप निकलें तो आप मर्द हैं तब भी आपको सड़क पे चलने में डर लगेगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वो तीसरा फैक्टर है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर इन 3 क्षेत्रों में हमने काम किया तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं हिंदुस्तान में। मगर टूरिज्म को इन्हेंस करने का मतलब देश को बर्बाद करना नहीं होता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, तो रिसेंटली जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी और उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में लैंडस्लाइड्स हुई थी, तब एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई थी कि सरकार ने बहुत ज़्यादा बेतरतीबी से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पे होटल्स को बनने के लिए सैंक्शन किया, और तो और जो रोड्स बन रहे थे पहाड़ों में, उसमें जिस तरीके का फाउंडेशन देना चाहिए था सरकार को वो नहीं दिया गया, और ये सब हुआ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब हम ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म को इन्हेंस करना है
तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम अपने पहाड़ों को, अपनी खूबसूरत ज़मीन को बर्बाद ना करें। आज की तारीख में मनाली एक ऐसी डेस्टिनेशन नहीं बन के रह गई है, मनाली आज ऐसी डेस्टिनेशन बन गई है। और क्यों ये हुआ है? क्योंकि हर इंसान को घूमने के लिए सिर्फ मनाली जाना है, हर इंसान को घूमने के लिए सिर्फ कसौल जाना है, हर इंसान को घूमने के लिए सिर्फ गोवा जाना है। तो इन कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए जो प्रॉब्लम्स मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जो कुछ इलाके हैं हिंदुस्तान में जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ से हम टूरिज्म का ओवरलोड भी कम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? हम टूरिज्म को इक्वली डिवाइड करें हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं और ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत शानदार आर्किटेक्चर है। आप देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई सारे ट्राइबल रीजन्स में एक से एक खूबसूरत मंदिर मिलेंगे आपको जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, एक से एक वाटरफॉल्स मिलेंगे आप। बिहार जो कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, वहाँ पर भी टूरिज्म के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल दूंगा स्टेट्समैन का, जहां पर मेंशन है बिहार की 10 ऐसी साइट्स जहां पर आपको घूमना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो कहीं ना कहीं बिहार जैसी जगहों पे, हिंदुस्तान के जो अलग अलग ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर, और भी कुछ जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करें और उन इलाकों में टूरिज्म बढ़ाएं तो उससे दो चीज़ें होंगी। टूरिज्म का जो ओवरलोड है गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जैसी जगहों पर वो कम होगा, और तो और इन जगहों पर भी ग्रोथ आएगी और ओवरऑल नेशनल ग्रोथ भी मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर की जीडीपी का 10% इनडायरेक्टली टूरिज्म से ही आता है। इसके अलावा टूरिज्म और इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए एक नागरिक के तौर पर? क्योंकि टूरिज्म किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को भी इनहेंस करता है। कैसे? एग्जांपल दूं, मैं एक देश का नाम लेता हूं, आप उसके बारे में सोचिएगा। फ्रांस। फ्रांस सुनते ही आपके मन में पहली तस्वीर क्या ही होगी? पेरिस। पेरिस सुनते ही आपके मन में अगली चीज़ क्या ही होगी? आईफिल टावर। या फिर दो चार चीज़ें जो आपके दिमाग में आई होंगी उसमें आईफिल टावर और पेरिस का नाम ज़रूर होगा। उसके अलावा जब आप अमेरिका शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, अमेरिका का झंडा, इन सब चीज़ों के बाद एक जो चीज़ आती होगी वो होगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसके अलावा जब आप चाइना सुनते हैं तो आपके दिमाग में चाइना का झंडा आता होगा, और भी चीज़ें आती होंगी चाइना के बारे में, लेकिन जो पहली 5-6 चीज़ें होंगी उसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी होगी। वैसे ही जब कोई विदेशी हिंदुस्तान का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में ताजमहल जैसी चीज़ आ सकती है। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में अपनी सॉफ्ट पावर को अगर हमें इन्हांस करना है और बढ़ाना है तो उसके लिए भी टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सरकार ने कैसे इसी साल G20 की जो समिट हुई थी उसको श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया था। तो वो हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल था कि कैसे हम अपने फॉरेन डेलीगेट्स को श्रीनगर ले गए, कश्मीर ले गए, ये दिखाने के लिए पाकिस्तान को कि कश्मीर और श्रीनगर एक सेफ जगह है, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि श्रीनगर कितनी सुंदर और सेफ जगह है हिंदुस्तान में। तो हम डिप्लोमेसी में भी टूरिज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें हिंदुस्तान को सचमुच में दुनिया भर में एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना है तो टूरिज्म नाम के इस सेक्टर पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि टूरिज्म का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता, ये इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और इसके अलावा ना जाने कितनी ही चीज़ों से इंटर रिलेटेड चीज़ है और देश की इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करता है टूरिज्म, और तो और कल्चर को भी प्रमोट करता है। आज की तारीख में आप अगर दिल्ली, जयपुर जैसे कई नॉर्थ इंडियन जगहों पे जाएंगे, आपको सड़क के किनारे लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए दिख जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? और ऐसे लोगों की संख्या और कम होती जाएगी और उसके बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में टूरिज्म को, कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं। और कल्चर को अगर सचमुच में हमें इन्हांस करना है, हम बोल रहे हैं ना कि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं, तो अगर कल्चर को बचाना है तो टूरिज्म के ज़रिए ही बचेगा। वो किताबों में पढ़ाने से नहीं बचेगा। कोई थ्योरी वाला मास्टर आके जब पढ़ाएगा क्लास में आपको कल्चर के बारे में तो आपको सिर्फ नींद आएगी, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब आप उस कल्चर के बारे में जानेंगे। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं टूरिज्म नाम के इस विषय पर आपको थोड़ी बहुत समृद्धि दे पाया होऊंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस एपिसोड को अगर अभी तक देख रहे थे तब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें नज़रिया।